ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके लग्न भाव को छोड़ रहे हैं। 2023 नवंबर से 31 अक्टूबर को हुआ था, जितना मुझे याद है उनका गोचर। तो नवंबर से ऑलमोस्ट वो आपके लग्न, नवंबर 2023 से आपके लग्न में गोचर कर रहे थे। अब उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो सदैव वक्र चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। राहु को अगर कलयुग का राजा कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एकदम 100% सत्य है। जहां हम नवग्रहों की बात करते हैं तो वहां पे सूर्य ही राजा है, उनको ही उपाधि दी गई है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब हम कलयुग की बात करते हैं तो राहु की प्रबलता, राहु की मुख्यता, राहु की प्रगाढ़ता बहुत बढ़ जाती है। राहु और केतु दोनों ही अनकन्वेंशनल ग्रह हैं, ये नॉर्मल ग्रहों से हटकर हैं। असुर होते हुए भी इनको नवग्रहों में जब स्थान मिला तो ये मानकर चलिए कि इनकी विशेषता बहुत रही होगी। बाकी जितने भी 7 ग्रह हैं वो देव स्वरूप थे, देवता थे। बृहस्पति की बात कर लीजिए, शुक्र की बात कर लीजिए, बाकी ग्रहों की बात, सूर्य देवता, चंद्र देवता। पर राहु और केतु ये असुर होते हुए भी इनको नवग्रहों में एक स्थान मिला, तो इनकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है। और राहु की विशेषता आज के टाइम में, जो व्यक्ति ये कहता है कि राहु बुरा ग्रह है कलयुग में, एक गलत ही उनकी धारणा हो सकती है, क्योंकि आई थिंक वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो राहु और केतु जो क्लासिक एकदम शास्त्र है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं और कई अलग अलग प्रणालियाँ भी हैं। नाड़ी ज्योतिष में बहुत अलग चीज़ें होती हैं, कई अलग अलग धारणाएं फिर लोगों ने अपनी उल्लेखित करी हैं। लेकिन जो एकदम क्लासिक्स हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र, बृहद जातकम, यवन जातकम, इनमें राहु केतु का वर्णन तो है, लेकिन अधिकतम चीज़ें नेगेटिव बताई गई हैं। कुछ पॉजिटिव्स हैं, ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतम नेगेटिव ही परसीव किया गया है दोनों को। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे राहु की, जैसे मैंने कहा, पावर, विशेषता और बढ़ती गई। जब शास्त्र लिखे गए थे तब ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही उतनी मोह माया थी, ना ही लोगों के मन में लालच था, ना ही एकदम ऊपर उठने की आशा, ना ही फेम, ना ही पॉपुलैरिटी की अभिलाषा, इतनी नहीं होती थी लोगों के अंदर। पर ये सब चीज़ें कहाँ हैं? ये सब चीज़ें आज के टाइम की हैं, जब व्यक्ति को फेम भी चाहिए, अचानक से पैसा भी चाहिए, दिखावा भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आती गई वैसे वैसे राहु का प्रभाव बढ़ता गया। राहु टेक्नोलॉजी के, बदलती टेक्नोलॉजी के मैक्रो लेवल पर कारक है। जब हम टेक्नोलॉजी में डीप में जाते हैं वहाँ पर केतु आते हैं। कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एआई, डेटा साइंस, पर इन सबको मैक्रो लेवल पर, बृहत लेवल पर राहु ही कंट्रोल करते हैं। और इंटरनेट, जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे राहु का प्रभाव और बढ़ता गया। आज के टाइम में आप देखें अपने जीवन को, अधिकतम चीज़ें हमारी इंटरनेट पे ही बेस्ड हैं। वो ये माध्यम हो जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब या और कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हमारे कुछ हमें बुक करना है, ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, घर में सामान मंगाना है। आज की डेट में तो अगर आप बड़ी मेट्रोज में रहते हैं, आपको घर में बैठे बैठे सब्जियां भी मिल जाती हैं, फल भी मिल जाते हैं, आपको घर से बाहर कदम रखने की आवश्यकता ही नहीं। वो सब इसी माध्यम से हुआ है। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, जब इंटरनेट बढ़ा तो राहु का प्रभाव बढ़ा। और आज के टाइम में राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। रातों रात अगर कोई ग्रह व्यक्ति को अमीर, पॉपुलर बना सकता है, वो राहु ही है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम राहु जो देते हैं अचानक से, वो सस्टेन नहीं होता, क्योंकि वो तब सस्टेन हो पाता है जब कुंडली भी अच्छी है, दशा अंतरदशा भी अच्छी है। कभी कभी क्या होता है कि एक स्मॉल पीरियड आया, प्रत्यंतर दशा आई राहु की 90 दिन की, या अंतरदशा का फेज आ गया, उसमें व्यक्ति बहुत राइज करेगा। पर अगर कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही
तो या फिर गोचर में भी, जैसे कभी कभी 1.5 साल का गोचर होता है, बहुत राइज करेगा व्यक्ति, लेकिन वो फिर दोबारा फेड हो जाता है, क्योंकि राहु एकदम चढ़ाते हैं, एकदम उतारते भी हैं। इसलिए वो पूरी कुंडली पर डिपेंड करता है कि राहु की पूरी कुंडली कितनी स्ट्रांग है। जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है वो राहु का ये प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं। राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं, हर ग्रह कार्मिक है, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके अतीत से होता है। राहु वो जिस स्थान में, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि राहु केतु अपने आप में इतना विशाल टॉपिक है ना कि इसको समराइज करना बहुत मुश्किल होता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो ये बताते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या नहीं कर पाए, इसलिए हमारी उस चीज़ के प्रति बहुत इच्छा होती है। किसी के भी दूसरे घर में राहु बन लीजिए, उसके पास वो इतना धन के पीछे भागेगा ना कि कोई लिमिट ही नहीं, कितना भी पैसा हो तब भी और धन और धन और धन। लग्न का राहु, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उसको फेम चाहिए, उसको नाम चाहिए। तो ये राहु का, और केतु जहाँ बैठते हैं उस भाव से व्यक्ति को दूर करते हैं यूजुअली। फिर से कहूँगा ये बहुत सामान्य स्तर पर है, इसलिए आप देखेंगे किसी के सप्तम में केतु हैं, वो व्यक्ति यूजुअली मैं कहूँगा कि 7 आउट ऑफ 10 व्यक्ति वो शादी नहीं करना चाहता। हो जाती है शादी, वो अलग चीज़ है, क्योंकि स्पेशली इंडिया में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो कर ही देते हैं शादी। कहीं भले ही व्यक्ति बोले कि मेरे को नहीं शादी करनी, घर वाले कर ही देते हैं। 10वें घर में केतु, ठीक है आपको आईटी आदि में बहुत अच्छा स्तर दिला देगा, लेकिन वो व्यक्ति भी कभी भी जॉब नहीं करना चाहेगा, उसको जॉब से एकदम भागने का मन करे। इसलिए राहु और केतु की विशेषता बहुत है, और जब वो गोचर कहीं पे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रभाव लाते हैं। उस भाव से प्रति राहु जहाँ पे एकदम असर्टिव हो जाता है, एकदम एडिक्टेड हो जाता है, केतु उस भाव से कई जुड़े कारकत्वों को दूर करता है। एक्सपेंशन बहुत देते हैं राहु का एक्सपेंशन बियॉन्ड लिमिट है। बृहस्पति भी एक्सपेंशन देते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राहु का एक्सपेंशन बियॉन्ड लिमिट है, क्योंकि ये कोई भी फिजिकल एंटिटी नहीं है। फिर भी इनको ग्रह कहा जाता है, क्योंकि समझना पड़ेगा कि ग्रह का मतलब और प्लैनेट की डेफिनेशन दोनों अलग है। कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग जो ज्योतिष को बिल्कुल नहीं समझते, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो राहु केतु को भी प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि प्लैनेट की जो परिभाषा है वो ग्रहों की परिभाषा से अलग है। ग्रह का मतलब होता है जो भी चीज़ प्रभाव डालती है, ग्रसित करती है, ग्रहित करती है। हर शास्त्र में लिखा गया कि राहु केतु छाया ग्रह, तो उनको नहीं पता था कि ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। उनको पता था, उनको भी पता था कि हाँ सूर्य जो है वो एक तारा है, पर उनका ग्रहों में, या उनको ग्रहों का नाम देना ये अर्थ है कि वो ग्रसित करते हैं, प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनको भी ग्रहों में प्रभाव या स्थान मिला है। और ये छाया ग्रह हैं, यानी कि शैडो प्लैनेट्स हैं, इनका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, कोई इनका अस्तित्व फिजिकल लेवल पर नहीं होता। राहु की अगर मैं कुछ कारकत्वों की बात करूं तो रातों रात सफलता, एडिक्शंस, इंटरनेट, एविएशन, पॉपुलैरिटी, सोशल मीडिया, इंटरनेट, लालच, मोह, माया, दूसरों के प्रति, दूसरों के धन के प्रति से, या दूसरों के ग्रोथ से थोड़ा सा जलन की भावना उत्पन्न होना, इंट्यूशन पावर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर, स्पेकुलेटिव पावर राहु के पास ही होती है। अधिकतम जो लोग शेयर मार्केट और स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाते हैं उनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग पैसा इनसे नहीं कमा पाते, बहुत कम लोग सच में इसमें रियल पैसा कमा पाते हैं, अधिकतम लोग तो गवाते ही आते हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत चीज़ों, मैं तो कुछ ही नाम गिनाए हैं, कुछ चीज़ें गिनाई हैं। राहु की 2 दृष्टियाँ भी होती हैं। एक दृष्टि उनकी 4थे घर पर रहेगी, वहीं एक दृष्टि ये उनकी 5वीं दृष्टि होगी, और एक उनकी 9वीं दृष्टि रहेगी 8वें घर पर, इसका भी प्रभाव रहेगा। राहु केतु की क्या राशियाँ होती हैं, विवादास्पद टॉपिक है ज्योतिष का, जो एकदम क्लासिक्स हैं उसमें मेंशन नहीं है उनकी राशियाँ, कुछ लोगों ने बाद में मेंशन करी हैं। मेरा ये मानना है राहु और केतु, इनकी कोई राशियाँ नहीं होती, बल्कि ये जिस भाव में आपकी कुंडली में बैठे हैं मान के चलिए उस भाव के स्वामी हैं। गोचर में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं मान के चलिए उस भाव के स्वामी। इनकी कोई राशियाँ मेरे हिसाब से नहीं होती, ये अलग प्रकार के ग्रह हैं, और इनका प्रभाव ये होता है उस भाव को ग्रहित कर लेते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि राहु और केतु की कोई राशियाँ नहीं होती। जिन लोगों ने लिखे भी हैं बाद में ना राहु और केतु की राशियाँ, उसमें बहुत मतभेद है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उच्च की राशि अलग बताता है, कोई उच्च की राशि अलग बताता है। तो क्योंकि विवादास्पद टॉपिक, और जैसे मैंने कहा मेरा ये मानना है कि राहु और केतु की कोई राशियाँ नहीं होती। इस वीडियो को आपके सम्मुख एक अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाऊँ तो मैंने इसको कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स होगा, फिर उसमें बहुत चीज़ें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करियर, बिजनेस आदि पर मैं एक विवेचन करूँगा। करियर, बिजनेस, लव, मैरिट और स्टूडेंट्स,
फिर नेगेटिव पॉइंट्स, फिर सेहत और फिर उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मैं हमेशा टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते। लेट्स अज्यूम कि आपका लग्न मीन है, कहाँ आ रहा है राहु 12वें घर में। आप कहते नहीं तो मुझे तो चंद्र राशि से देखना, ठीक है, आपकी चंद्र राशि मीन है, कहाँ का आएगा राहु? राहु 12वें घर का ही तो विवेचन करेंगे। राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाते हैं। मेरा मानना है हमेशा मैं कहता हूँ कि 7.5 आदि वीडियोस को छोड़कर लग्न से देखिए। अगर आपको नहीं सूट करता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, जहाँ से आपको मैंने कहा रिलेट करता है। बस ये मत बोलिए कि अलग अलग राशिफल बनाएं, वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको लगता है कि सूट करेगा, इसको वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। कुछ केंद्र बिंदु मैंने अंकित करे हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु कहाँ पे आ रहे हैं? 12वें घर में। 12वां घर राहु का एक कंफर्टेबल स्थान होता है, एक अच्छा स्थान उनके लिए माना जाता है जहाँ पे राहु कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब एक ग्रह कंफर्टेबल होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा पॉइंट, 12वां भाव क्या है? भोग। और राहु क्या है? भोग, यानी कि जो जीवन की जो लग्जरीज हैं, भोग की चीज़ें हैं, आनंद चीज़ें हैं, फिजिकल प्लेजर्स की बात कर रहा हूँ, वो बढ़ेंगी। जरूरी नहीं कि भोग की चीज़ें ही आपको परम सुख दे, आनंद दे। यूजुअली क्या होता है कि हम पहले बहुत भागते हैं इन सब चीज़ों के प्रति कि भाई इतना पैसा मिल जाए, इतना बड़ी गाड़ी हो जाए, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद। यूजुअली क्या होता है जब हमें मिल जाती हैं वो फिर वो आनंद दिखता नहीं है। पर एटलीस्ट जब तक राहु का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तब तक इन चीज़ों का फिजिकल लेवल पर हम आनंद ले सकते हैं। वो रियलाइजेशन कि हाँ, मे भी इन सब चीज़ों में उतना नहीं आनंद, या फिर अल्टीमेट जो प्लेजर है वो, या अल्टीमेट जो आनंद है वो ईश्वर प्राप्ति में ही है, भगवत प्राप्ति में ही है, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में ही है। वहाँ तक हमें पहुँचने में थोड़ा सा देर लगती है, क्योंकि राहु और शुक्र का एक माया का चक्र होता है ना, उसमें फंसे रहते हैं हम लोग। लेकिन ये राहु का प्रभाव जो 12वें घर में है, अवश्य भोग की चीज़ें आपको बहुत प्रोवाइड करेंगे। अगला पॉइंट, राहु इज इक्वल टू विदेश। 12वां भाव विदेश। तो जब भाव और कारक का मिलन हो गया, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता। कुछ भी आपके विदेश से संबंधित कार्य अटक रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, काम कोई नहीं बन रहा था, वो काम आपका यहाँ पर पूर्ण होगा। अगला पॉइंट, ये विदेश की ट्रिप्स का भी एक विदेश जाने का भी योग बना देता है। मैं आऊँगा इस पर कि फैमिली ट्रिप का भी एक योग बन रहा है, क्योंकि चौथे पर दृष्टि है, जब दृष्टि पे आऊँगा। लेकिन चौथे से क्योंकि त्रिकोण में भी है, चौथा भाव फैमिली का है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको मे बी विद फैमिली ही कहीं पर विदेश घूमने का मौका मिले। कई लोगों का ये सपना होता है कि एक बार अपनी फैमिली को ना विदेश घूमने लेके जाऊँ। तो अगर वो सपना था, अवश्य 18 महीने हैं आपके पास, कर सकते हैं। बीच में कुछ ऐसा समय आएगा ही जहाँ पर आपको ये मौका प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग इसमें अंकित करते हैं कि इसमें आप टाइम लाइन क्यों नहीं लिखते। मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी है। ये बड़े ग्रहों का गोचर जो राशिफल है वो मैक्रो लेवल पर दिया जाता है। बाद में मेरे चैनल पर आते ही हैं मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, टाइमलाइन आ जाती है। यहाँ पे तो एक 18 महीने पे गाइडलाइन दी जा रही है कि हाँ, ये प्रभाव अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, विदेश से भरपूर पैसा। 12वें घर में अगर राहु है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से संबंधित चीज़ों से बहुत पैसा प्राप्त होता है, और ये अगले 18 महीने बहुत अच्छे हैं आपके लिए। यहाँ पे विदेश से बहुत बड़ी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित आपका बिजनेस है, अत्यंत बड़े धन की प्राप्ति। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट, गुप्त धन। राहु गुप्त धन दिखाते हैं। 8वां 12वां भाव गुप्त धन का है। तो जब राहु यहाँ पे आते तो आपका गुप्त धन जो है वो बढ़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। 7वां पॉइंट, मैंने ये शायद इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन करना भूल गया कि राहु जिसकी राशि में होते हैं, जैसे शनि की राशि में है, जो अभी लग्न में गोचर कर रहे हैं, उनका प्रभाव भी आता है उन पर, और शनि पर राहु का प्रभाव आएगा। क्या हम ज़्यादा राहु की ही चर्चा करेंगे। जब एक कॉम्पोजिट वीडियो बनाऊंगा कि जहाँ पे राहु केतु शनि बृहस्पति सबका विवेचन साथ में करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या शनि पर प्रभाव राहु का है। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 एक्सिस जो बन गई शनि राहु के, और दोनों एक दूसरे के प्रभाव में है, ये ना आपको फोर्स करेगा कि आप बहुत बड़े चेंजेस अपने लाइफ में लाएं। फोर्स करेगा, आप खुद देखेंगे ना कि एक उतावलापन आपके अंदर रहेगा
कि मुझे अब बदलना ही है। मीन वाले लोग लेज़ी होते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं। अब ऐसा नहीं कि सारे ही होते हैं, कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मीन वाले लेज़ी हैं, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, हम तो लेज़ी नहीं हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में लग्न में शनि है, बहुत स्ट्रांग मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, तो ऐसे लोग बहुत लेज़ी नहीं होंगे। पर यूजुअली इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए तो यूजुअली जो हम देखते हैं, जो मीन वाले लोग हैं थोड़ा सा आलसी होते हैं, वो टाइम के पीछे ही यूजुअली भागते हैं, थोड़ा मतलब टाइम से पीछे ही थोड़ा सा रहते हैं। वो प्रभाव थोड़ा सा मीन वालों के अंदर होता है। लेकिन या और यही चीज़ कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो प्लानिंग तो कर लेते हैं कि ये करना है वो करना है, पर उसको फिजिकली इम्प्लाई नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये वो टाइम है, आप अवश्य ये जो प्रभाव बन रहा है दोबारा का, ये चेंजेस है और ये लग्न इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप जो, मैं अभी 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ना आप अपने जीवन को उस स्तर पर लेकर आ पाएंगे, उस जगह पर लेकर आ पाएंगे जो आपने हमेशा सोच कर रखा था कि यहाँ पे मुझे ये चेंज करना है तो ये रिजल्ट मिलेगा। आपको पता है कि आप वो चेंज करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, पर जैसे मैंने कहा मीन वाले लोग कभी कभी थोड़ा सा लेजीनेस उनके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें बदलेंगी। 8वां पॉइंट, रोग हरणम। अब ये फिर से मैं कहूँगा ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है मैं बताऊँगा। राहु को रोग हरणम कहा जाता है, केतु को रोग करणम कहा जाता है। राहु, ये नाड़ी ज्योतिष का मेरे एक गुरु रहे हैं, मिस्टर एस गणेश, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, तो उनसे हमने ये चीज़ें सीखी हैं, जो कि राहु रोग हरणम और केतु रोग करणम, बहुत बहुत बड़े नाड़ी ज्योतिष का के उनके पास नॉलेज रही। तो एक मुझे ये भाग्य मिला, सौभाग्य मिला कि उनसे काफ़ी टाइम सीखने का। तो यहाँ पे अब यहाँ पे राहु रोग हरना मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका सारे रोग हर लेंगे। मैंने पीछे भी कई वीडियोस में राहु की बात करी, तो कुछ लोगों ने बोला कि अगर राहु रोग हरणम है तो सारे रोग क्यों नहीं हर रहे। मैंने कंडीशनल वो चीज़ बोली थी कि हो सकता है कोई ऐसा रोग आपको राहु आपका हर ले जो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, जिसका ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। कभी कभी होता है कोई पुराना रोग आ जाता है या कोई बड़ा रोग आ जाता है, उसको डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है, इलाज ही नहीं मिल रहा। जिसको ऐसे रोग आते हैं उससे पूछे, दुनिया भर के चक्कर काटते हैं, कभी आयुर्वेद में जा रहे हैं, कभी होम्योपैथ में जा रहे हैं, कभी एलोपैथ में जा रहे हैं, कभी दुनिया भर की थेरेपियाँ करा रहे हैं। उस सबके साथ नहीं होता, पर कुछ कुछ ऐसे रोग होते हैं जो व्यक्ति को बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर इस प्रकार का आपको कोई रोग चल रहा था, उसका आपको निवारण मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि राहु यहाँ पे आके अपने रोग नहीं देंगे। हर ग्रह अपने रोग लेकर चलता है, हर ग्रह के अपने कारकत्व है, हर ग्रह रोग देता है, उसके रोग देने की क्षमता, प्रबलता और जो प्रकार हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा, अगर कोई पुराना रोग चल रहा था, उससे निकलने का मौका, उसके डायग्नोसिस और उसके इलाज का मौका यहाँ पे राहु अवश्य देंगे। चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। राहु 12वें घर में है। अब 12वां घर प्रॉपर्टी सेल का भी होता है, 4 से 9 होता है और ये लॉसेस का, सेल का भाव है। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी बहुत अच्छे रेट पर, क्योंकि राहु का प्रभाव है, राहु है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इसमें आ जाता है, तो कोई आपकी प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाहते थे, बहुत अच्छे रेट पर वो प्रॉपर्टी निकल सकती है। अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट। अब ये समझने वाली बात है, 12वां भाव क्या दिखाता है? अंत दिखाता है। वहीं राहु शुरुआत के कारक है, केतु अंत दिखाते हैं, राहु, अब अंत का मतलब इनका एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होता है, पर राहु यूजुअली मूविंग फॉरवर्ड प्रकार के ग्रह हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये एक प्रकार से आपकी एडिक्शंस का अंत दिखाता है। आप अगर यहाँ पे प्रयत्न करेंगे तो आप अपनी एडिक्शन से निकल पाएंगे। आप अगर यहाँ पे प्रयत्न करेंगे तो अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ पाएंगे। आप यहाँ पे अगर प्रयत्न करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपने गलतियाँ कहाँ पे करी, और आप यदि यहाँ पे प्रयत्न करेंगे तो आपको अपने ऊपर काम करने का, फॉर योर ओन गुड, बहुत मौका यहाँ पे मिलने वाला है। मैंने कहा यहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत चीज़ों को बदल सकता है। अगला पॉइंट, 12वां भाव इमेजिनेशंस का भी है, सपनों के लिए भी देखा जाता है 12वां भाव, लेकिन व्यक्ति की जो बहुत वियर्ड और बहुत बड़े लेवल पर जो इमेजिनेशन होती है वो 12वें घर से आती है। मे भी शायद मैं नहीं कहूँगा सारी सत्य हो पाती होंगी या प्रैक्टिकल भी हो पाती होंगी, पर हाँ, इमेजिनेटिव अगर कोई व्यक्ति है, उसको देखना कि कितना इमेजिनेटिव है, तो उसके 12वें भाव को देखिए। पंचम भाव को भी देखना होता है, लेकिन 12वां भाव वाइल्ड और वियर्ड इमेजिनेशंस दिखाता है। अब राहु भी इमेजिनेशन है, पर वो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे ना आपकी इमेजिनेशंस बहुत बढ़ेंगी और अपनी सोच के दायरे को बढ़ाकर आप अवश्य आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट, 14वां पॉइंट, 12वां भाव जो है वो
अष्टम से त्रिकोण है, 8वां भाव ये रहा, अष्टम से त्रिकोण भाव बन गया। और ये भाव जो है ये गुप्त साधनाओं का है, 8वां भाव, और 12वां भाव भी गुप्त साधनाओं का है। तो यहाँ पे अगर आपको तंत्र सीखना है, सच में तंत्र सीखना है, तो बहुत मौके मिलेंगे। मैं हमेशा एक वर्ड ऑफ कॉशन बोलता हूँ जब मैं तंत्र साधनाओं की बात करता हूँ कि बिना गुरु के ना सीखें। दूसरा, बहुत प्रकार की साधनाएं होती हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा तीव्र साधना, उग्र साधना मत कीजिए अनटिल अनलेस आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। बहुत ऐसी उग्र साधनाएं लोग करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में भुगतते हैं, क्योंकि ये जो तंत्र के देवी देवता होते हैं, जागरूक होते हैं, इनको बुलाना, इनकी साधना करने से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं, पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार की कर रहे हैं, किसी की देख रेख में कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बिना गुरु के कभी भी तंत्र साधना मत किया कीजिए। 15वां पॉइंट, अगला पॉइंट, 12वां भाव डोनेशंस का भी होता है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत डोनेशन, बहुत चैरिटी करने का मौका मिले। अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, अवश्य डोनेशंस कीजिए, चैरिटी कीजिए। वो कई गुना मिलकर आपको ही मिलेगा वापस, देख लीजिएगा। पर खुले मन से यहाँ पर अगर आप सामर्थ्य हैं, सक्षम हैं, डोनेशंस कीजिएगा। अगला भाव, अगला पॉइंट, 16वां पॉइंट, 12वां भाव सीक्रेट्स का भी होता है। जिसके 12वां भाव किसी कुंडली में अगर बहुत प्रबल होता है ना, वो बहुत सीक्रेटिव होता है, उसकी बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मीन वाले लोगों को भी समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आखिरी राशि है, 12वां भाव काल पुरुष की कुंडली का है। तो मीन वाले लोगों को भी था, उनको समझना बहुत मुश्किल, बहुत सीक्रेट्स अपने मन में दबा कर चलते हैं। एक दोहरी लाइफ भी कभी कभी मीन वाले जीते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, राहु 12वें घर में, तो आपको सीक्रेटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। आप कई ऐसी चीज़ों पर साइमल्टेनियसली काम करेंगे जिसका आप ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आप उनको रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, नज़र दोष वगैरह होता है। जिसने महसूस किया है उसको पता है। आपने कोई अच्छी खबर लगाई, अरे मेरा ना वीज़ा लगने वाला है, सब कुछ विदेश का सब कुछ हो गया, या फिर कहिए कि मेरे को ऑफर आ गया, अब तो वैसे वीज़ा की देरी है, सब कुछ जनता, अचानक व्यक्ति का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा। और ऐसी जगह का वीज़ा रिजेक्ट हुआ जहाँ पे 100% मिलता ही था, ऑलमोस्ट 99% था, और सब कुछ सही, किसी एक माइनर मिस्टेक के कारण वीज़ा रिजेक्ट। ढिंडोरा पीट दिया, जी भाई विदेश में कम नौकरी मिल गई, इतने लाख का पैकेज है, और होता है। फिर कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भैया अंबानी, इनके पास क्यों नहीं, इन पे क्यों नहीं नज़र लगती। जाके देखिए 24 घंटे उन घरों में पूजाएं चलती हैं, किस प्रकार की नहीं चलती, किस प्रकार की नहीं चलती। 24 घंटे पूजाएं अपने परिवार के लिए कराते हैं वो लोग। कोई भी व्यक्ति सफल है ना, मान के चलिए, वो दिखाए ना दिखाए, कोई भी व्यक्ति सफल है, वो ज्योतिष के पास भी जाता है, वो सारी पूजाएं भी कराता है। वो शायद ऊपर बोले ना, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मेरे को भी अब पब्लिक लाइफ में इतना टाइम हो चुका है, बहुत लोगों को जानता हूँ, कई पॉलिटिशियंस के कॉल आते हैं। ये ना पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपको कॉल किया है, ये बात मैं कहाँ बताऊँगा। पर हाँ, उनमें एक हमेशा डर रहता है कि हाँ ये कोई ना बोल दे कि ये जो पॉलिटिशियन है वो ज्योतिषी के पास जाता है या ये पूजा करवाता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो भी सफल है आज के टाइम में, वो कई चीज़ें करवाता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो जो कहते हैं ना कि नहीं होता, उसका प्रभाव नज़र दोष का होता है। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जो भी बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंटली, बिल्कुल अपने तक रख के, ढिंडोरा उसका मत पीटिएगा, वरना बुरा प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। चलते हैं 17वें पॉइंट की तरफ। अब ये कंडीशनल है, मैं जब नेगेटिव पे आऊँगा तब बताऊँगा, लेकिन यूजुअली अगर कुंडली अच्छी है, दशांतरदशा अच्छी है, तो अगर आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह चढ़ा हुआ था, लोन वगैरह है, उससे आप निकल पाएंगे। 18वां पॉइंट, मैंने चैरिटी की बात करी, यहाँ पे सोशल वर्क भी कर पाएंगे। सोशली बड़े स्तर पर कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा जो सोसाइटी के लिए, बड़े स्तर पर लोगों के लिए मददगारी होगा। 19वां पॉइंट, यहाँ पे ना देखिए, आपकी सोल, आपका मानसिक स्तर, उसका इवॉल्वमेंट होगा। 12वां भाव एक प्रकार से देखिए, चौथा भाव कॉन्शियस माइंड दिखाता है, ये सब कॉन्शियस माइंड दिखाता है। ये जो है ना, ये हमारा वो दिमाग का स्तर होता है, या वो हमारा कॉन्शियस का लेवल होता है, बहुत हिडन होता है। मुझे नाम इसका सब पूरा याद नहीं आ रहा, पर ये सबकॉन्शियस के बाद भी जो एक दायरा होता है, एक दिमाग का या मस्तिष्क का या सोचने की क्षमता का, उसको दिखाता है। तो यहाँ पे ना आपका मेंटल इवॉल्वमेंट, आपके सोचने का तरीका, चीज़ों को परसीव करने का तरीका बहुत बदलने वाला है। ये 12वें घर का ही प्रभाव होता है।
मे बी अल्ट्रा सबकॉन्शियस माइंड इसको कहते हैं, मुझे टर्म ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर मान के चलिए ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, तो उसके भी एक अलग लेयर पर जो चीज़ें जाती हैं वो 12वां भाव दर्शाता है। अगला पॉइंट, फिलोसॉफिकल हो जाएंगे, आप बहुत फिलोसफी पढ़ना शुरू कर देंगे और जीवन को सोचने का तरीका ही बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा। कई लोग होते हैं वो बहुत, उनका जीने का तरीका ही बहुत फिलोसॉफिकल होता है, हर चीज़ को बहुत उसे एक फिलोसफी के नज़रिए से ही देखते हैं। अब कभी कभी होता है कि आपको ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, मूड अच्छा होता है तो, और कभी कभी बुरा मूड है, कोई फिलोसफी झाड़ना शुरू कर दे तो मन करता है उसको सुना दे अच्छी खासी, पर वो अलग चीज़ है, लेकिन एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट आपका अवश्य बनेगा। 21वां पॉइंट, आपकी जो मन की ऐसी विशेष है ना जो पूरी नहीं हो रही थी, वो अचानक से पूरी होना शुरू हो जाएगी। कारण क्या है, 11वां भाव आपकी इच्छाओं का है और ये 11वें से दूसरे में, यानी कि उसकी वृद्धि में बैठे हैं। अच्छा, और राहु है, सडनली मैंने इसलिए कहा क्योंकि राहु है, तो सडनली आप देखेंगे जैसे ही 18 तारीख आएगी उसके कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारी इच्छाएं आपकी ना पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी इच्छाएं। और सडनली 22वां पॉइंट, छल कपट। अब राहु तो छल कपट के ग्रह हैं ही, क्योंकि वो एक प्रकार से 12वें घर में बैठे हैं जो चौथे घर पर भी प्रभाव डाल रहा है, जो इमोशंस का भाव है, और जैसे मैंने कहा अल्ट्रा सबकॉन्शियस माइंड, तो ये सब चीज़ें छल कपट आदि आपको बहुत आराम से आएंगी, उसका उपयोग भी कर पाएंगे। और मैं कई बार कहता हूँ आज के टाइम में अगर आप चालाक नहीं हैं, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग खड़े खड़े बेवकूफ़ बना देंगे आपको। 23वां पॉइंट, विदेश में नाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है ना, जिसका राहु बहुत प्रबल होता है वो, उसका विदेश में नाम बहुत होता है। मैंने एक बार शेयर भी किया था, फिर से बताता हूँ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, क्लाइंट है मेरे, कंसल्टेशन ली थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे इंडिया में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर बाहर की कंट्रीज़ में मेरा बहुत नाम है। जर्मनी हो गया, कई कंट्रीज़ हो गई, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को डील करते हैं, बच्चों से डील करते हैं जिनको कई प्रकार के मेजर इश्यूज़, जैसे कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं, उस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो डील करते हैं। और भी कई ऐसे लोग, तो उनका इंडिया में मेरा इतना नाम नहीं, लेकिन मेरे विदेश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरे को लोग बहुत जानते हैं। तो राहु की प्रबलता ही दिखा, उनके शायद लग्न में राहु थे जितना मुझे याद है, तो राहु बहुत स्ट्रांग थे। तो 12वें घर के राहु भी इसी प्रकार से रिजल्ट देते हैं कि व्यक्ति को विदेश में ज़्यादा उसकी लोकप्रियता, उसका नाम, उसका पहचान बनती है। 24वां पॉइंट, एक प्रकार से 12वें घर का राहु ना व्यक्ति के अंदर एक अलग सी अट्रैक्शन आ जाती है। मैं ये इसलिए नहीं करा कि लुक वाइज कहूँ या बॉडी बहुत अच्छी बना ली या दिखते बहुत अच्छे, नहीं। 12वें घर के राहु उस व्यक्ति के अंदर अपने स्किल सेट, अपनी नॉलेज के कारण ना ऐसे अट्रैक्शन आ जाएगी कि लोग अपने आप उनसे आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है तो दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। 24वां पॉइंट, 25वां पॉइंट, आध्यात्मिक ज्ञान को समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि राहु आध्यात्मिक बनाएंगे, यूजली हम राहु के साथ वो चीज़ें एसोसिएट नहीं करते अनटिल अनलेस इट इज़ लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में राहु भी आध्यात्मिक बनाते हैं, अदरवाइज केतु, शनि, ये व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाते हैं, लेकिन वो अध्यात्म तक बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। कहीं तो आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, कहीं पे कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, आत्मबोध करेंगे, तो ये वो मौका है जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, यानी कि आपका आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रति, आध्यात्मिक व्यक्तियों के प्रति इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और मैंने कहा ना, ये सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ पे हम अपने आप कुछ समझते हैं, फिर हमें कोई गुरु मिलता है जो हमें वो जो धुंधलापन हमारे जीवन में होता है उसको दूर करता है। तो जो आत्मज्ञान की प्राप्ति का आरंभिक तत्व है, यहाँ से वो चीज़ें बढ़ेंगी। अगला पॉइंट, 26वां पॉइंट, बहुत तेज़ गति से पैसा आना। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है 12वें घर का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 12वां घर तो लॉसेस दिखाता है, बस आप कैसे, कभी मैं कहता हूँ पैसा विदेश से आएगा, आप कैसे दिखाते हैं। एक व्यक्ति है, मेरे क्लाइंट है, उनके 12वें घर में इंदु लग्न है, उनका कुछ नहीं था उनके पास जब तक वो 28-29 की एज तक थे। 28-29 की एज में उनकी महादशा बदली ऐसे ग्रह की जो 12वें घर में बैठा हुआ था, जहाँ पे इंदु लग्न था। आज उस व्यक्ति के पास इतना धन है कि अगर वो आज बैठकर काम छोड़ दे करना तो पुश्ते बैठकर खा सकती है। तो ये कहना कि 12वां घर पैसा नहीं था, अच्छा क्या हुआ, वो व्यक्ति उसी जब इनकी महादशा स्टार्ट होने वाली थी विदेश चले गए, क्या उनको मौका मिल गया। तो आज की डेट में वो इतने संपन्न हैं, बहुत बार उनका कम से कम साल में 5 से 6 बार कंसल्टेशन लेते,
मेरी उनसे बात हुई थी बहुत पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपको अगर विदेश जाने का मौका मिल रहा है बिल्कुल जाइए। उनके घर वाले अगेंस्ट थे। मैंने कहा कि अगर आप विदेश जाते हैं आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब कि आगे बढ़ने से। तो हुई घर में बहस आदि, फिर विदेश गए। आज की डेट में मैंने कहा ना इतना पैसा है उनके पास, और उन्होंने जाके और नए नए मौके मिलते गए। गए जॉब्स के लिए थे, आज बिजनेस कर रहे हैं। तो बार बार घर पैसा नहीं दे सकता ऐसा नहीं है। अब बार बार घर क्यों पैसा देता है, कारण इसका समझने का है। धन के स्थान से वो लाभ स्थान बनते हैं 11वां, और लाभ के स्थान से धन स्थान बनता है। तो 12वां घर पैसा नहीं देता, ये कहना एक प्रकार से मूर्खता होती है। खर्चे करवाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि, और गुप्त धन यहीं से आता है, बड़ा धन यहीं से आता है। तो बहुत धन यहाँ पे प्राप्त करने के आपको मौके अवश्य मिलने वाले हैं। 27वां पॉइंट, विदेश में भाग्योदय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोगों का भाग्योदय विदेश में ही होता है। कई लोग अपने घर के पास, चौथा घर बहुत पीड़ित है, घर के पास नहीं उनको भाग्योदय होगा। घर के दूर रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, जैसे अपने घर में आ जाएंगे नहीं कम कर पाएंगे। तो ये चीज़ें भी यहीं से देखनी पड़ती है। तो 12वें घर में राहु, यानी कि अगर आप विदेश जाते हैं बहुत अच्छा टाइम है ग्रो करने का। ऑलरेडी आप विदेश में हैं, लेट्स से कि आप ऑलरेडी विदेश में हैं, तो विदेश में भाग्य उदय होगा। 28वां पॉइंट, शत्रुनाश। 12वें घर के जो राहु हैं वो शत्रुनाश कराते हैं, क्योंकि छठे से सप्तम में, और इन अ वे यहाँ पे केतु छठे घर में आ रहे हैं। तो छठे घर के केतु तो शत्रुओं का नाश करते ही हैं। जब केतु की वीडियो आएगी उस पर मैं वर्णन करूँगा, लेकिन अपने आप में राहु 12वें घर के शत्रुनाश करवाते हैं। 29वां पॉइंट, 12वां भाव जो है वो और राहु भी जो है, ये दोनों मिलकर ना एक प्रकार से बाय हुक या बाय क्रुक के कारक हैं। और 12वां भाव पर्टिकुलरली सीक्रेसी का कारक है, और राहु भी सीक्रेसी के कारक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अनकन्वेंशनलनेस, बाय हुक या बाय क्रुक, कुछ भी करके बदलाव लाना, चोरी छपे चीज़ों को करना, चालाकी दिखाना, लोगों का फ़ायदा उठाना, ये सब राहु के तत्व हैं। और 12वें घर में सीक्रेसी आ जाती है। 12वें घर में हमारा जो अल्ट्रा सबकॉन्शियस माइंड है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें आज के टाइम में ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं, और इन सारी ही चीज़ों के दम पर आपको जीवन में बहुत ग्रोथ मिलेगी। चलते हैं 30वें पॉइंट की तरफ, महत्वाकांक्षी। 12वें घर के व्यक्ति के राहु जो है ना महत्वाकांक्षी बनाते हैं, क्योंकि ये भोग का स्थान है, और यहाँ पे आपके अंदर एक डिज़ायर होगा टू अचीव सक्सेस। तो ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति ही यूजुअली इस चीज़ों के प्रति जाता है। तो महत्वाकांक्षा बढ़ती है तभी हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 31वां पॉइंट, कुटिल बुद्धि, बल्कि आपको पता है कि कहाँ पे किससे किस तरह से डील करना है, और ये आज के टाइम में अगर आपके पास स्किल है तो बहुत अच्छी स्किल है। 32वां पॉइंट, प्रपंच, यानी कि आपकी माया, आपकी अपनी, आप ऐसे लोगों को ना अपने बातों में, अपने झांसे में ले पाएंगे ना कि जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। अब जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, भाई मार्केटिंग का है और चीज़ों का है, अब आज की डेट में होता है मार्केटिंग अगर अच्छी हो जाए तो फिर चीज़ें बिक जाती हैं, बाद में पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मार्केटिंग आप देखिए ऐसी करेंगे कि भाई ऐसा है कि भाई आपने ये लेना ही लेना है। कई ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग होती है, एक ही चीज़ में गिना देंगे भाई जीवन बदल जाएगा इससे। अब वो थोड़ा सा क्लाइंट्स को भी, या जो भी लोग समझते खरीदते हैं उनको भी समझना चाहिए कि क्या ये सत्यता हो सकती है, पर वो अलग बात है। ऐसे राहु जब 12वें घर में, व्यक्ति का जो प्रपंच है, माया का जाल जो बुनता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। 33वां पॉइंट, सेकेंड मैरिज के कारक बन जाते हैं राहु। अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो अच्छा योग है। 34वां पॉइंट, अपने फैमिली ट्रेडिशंस और रिचुअल्स समझना। कई बार होता है कि कई फैमिली के रिचुअल्स बहुत अलग प्रकार के होते हैं, पर जो आगे जनरेशन आती है उनको नहीं पता होता। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको अपनी फैमिली की जो परंपरानुगत चीज़ें हैं, पूजा के तरीके हैं, रिचुअल्स, बहुत जगहों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। अब जैसे एक तो है पूजा पाठ जो एक बड़े लेवल पर है, पर आप देखिए कहीं पे भी जाएंगे, आप हिमाचल में चले जाइए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिचुअल्स हैं उनके। उत्तराखंड चले जाइए, आप शादी ही अरेंज कर लीजिए अलग अलग जगहों की, आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे अलग अलग तरह से चीज़ें फॉलो करते हैं वो, क्योंकि उनके फैमिली रिचुअल्स हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली रिचुअल्स को समझने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन एबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि ये दूसरा भाव वाणी का है, तो वहाँ से मैंने कहा 11वें घर में है, तो कन्वर्सेशन एबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी आपकी। आप लोगों को अपनी बातों में बहुत आराम से ले आएंगे, या कहिए फंसा भी देंगे। वो भी एक राहु का प्रभाव होता है। साइकिक पावर, इंट्यूटिव पावर मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। 38वां पॉइंट,
आप अपनी क्षमता को समझ पाएंगे। कई बार होता है व्यक्ति के अंदर खुद ही बहुत कैपेबिलिटी होती है, लेकिन उसको खुद ही पता नहीं चलता कि वो क्या क्या कर सकता है। जैसे एक बार बजरंगबली अपनी ही ताकत भूल गए थे, फिर उनको याद दिलाना पड़ा कि भाई आप तो खुद ही महाबली हैं। फिर उनको याद आया, वो आत्मबोध हुआ कि मेरे अंदर खुद ही इतनी शक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद तो पता ही है सबको क्या हुआ। तो उस प्रकार से 12वें घर के राहु आपको रियलाइज़ कराते हैं कि भाई तुम भी ये कर सकते हो। वो शक्ति राहु के अंदर ही है कि एक वो बोध कराना, हाँ, कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी केवल राहु और मंगल के पास है। इसलिए ये दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी की कुंडली में राहु मंगल स्ट्रांग है तो व्यक्ति रिस्क ले लेके ही आगे बढ़ जाता है। कई लोग तो सोचते ही रहते हैं, अभी नहीं बाद में करूँगा, अभी नहीं बाद में करूँगा। वो 25 का 30, 30 का 35, 35 का 45 कब हो जाता है पता नहीं चलता। तब भी वो ये कहते हैं अभी तो सोच रहा हूँ। समय बहुत मूल्यवान होता है, करना है तो अभी करना है। ये जो दम है, ये जो बल है, ये राहु और मंगल ही देते हैं। तो राहु यहाँ पर आपको अवश्य रिजल्ट देंगे इस प्रकार के। अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट। माइंडसेट आपका राहु 12वें घर में बहुत कंस्ट्रक्टिव करते हैं। 40वां पॉइंट, ये एक मेरा मानना है, मैंने जो देखा है, 12वें घर के राहु व्यक्ति को बहुत मेथोडिकल बनाते हैं, यानी कि हर चीज़ में वो मेथड फॉलो करता है। वो हर एक चीज़ में ना अपने अलग अलग मेथड्स बनाता है, और जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है अपने जीवन में, वो सफलता की प्राप्ति तक जाता ही है। अगला पॉइंट, अपनी खुशियों पर स्पेंड करना, पैसे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, ये उसमें मत रहिए कि मैं बच्चों के लिए छोड़ जाऊँगा या छोड़ जाऊँगी। ठीक है, छोड़ के जाइए, लेकिन अपने ऊपर भी खर्च किया कीजिए। या फिर अभी भी ऐसा नहीं कि कई लोग ना रिटायरमेंट के बारे में इतना सोचते हैं कि मैं रिटायरमेंट होगा तब ये, अरे भैया तब क्या आपकी सेहत रहेगी? क्या लोग चल नहीं पाते? कितनी बीमारियां हो जाती हैं, क्या करोगे उस पैसे का? तो जब मैं तभी कहता हूँ एक बैलेंस बहुत जरूरी है जीवन में। आप काम कीजिए 2 महीने 3 महीने, उसके बाद अपने लिए एक टाइम निकालिए, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, 3 दिन का। तो ये राहु जो है ना, ये आपको अपने ऊपर खर्च करने के मजबूर करेंगे। बड़ी गाड़ी लेनी है, सोच रहे थे, अब लेंगे आप। बड़ा घर लेना है, एक बड़ी डेस्टिनेशन पे वेकेशन पे जाना है, टूरिस्ट जगह पे जाना है, या लग्जरी वेकेशन, अपने लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ खरीदनी है, आप करेंगे। वो बोध आपको राहु करवाएंगे कि मैं क्यों इतना काम कर रहा हूँ जब मैं अपने मन से चीज़ें नहीं ले पा रहा, बस दूसरों की सुनता जा रहा हूँ। ये आप अवश्य करेंगे, और करिएगा। जो अगर आप पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अपने ऊपर स्पेंड करने से मत रुकिए। लोग तो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अपने ऊपर खर्च कीजिए। अगला पॉइंट, ऑकल्ट स्टडीज़। ऑकल्ट में बहुत कुछ आ जाता है, ज्योतिष भी ऑकल्ट में है, बाकी भी जो विद्याएं हैं, आयुर्वेद कह लीजिए, वास्तु भी बहुत हद तक ऑकल्ट में ही आ जाता है। अब न्यूमरोलॉजी आदि भी कह सकते हैं। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी है कि नहीं, पहले तो उनसे ये पूछे जो कहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, कहाँ से वो बुक आ गई वैदिक न्यूमरोलॉजी की? क्योंकि ऐसी कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी की बुक तो है नहीं। ये क्या करते हैं कि वो जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी है उसको लोशो ग्रिड से मिलाकर उसको फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बोलते हैं। और न्यूमरोलॉजी का ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी जो विद्या है ना, वो ज्योतिष के बराबर नहीं आ सकती। ज्योतिष में से ही सब कुछ निकला है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, पर ज्योतिष से बड़ी कोई विद्या नहीं है। पूछिएगा जो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं कि एक ही डेट पे आप इतने लोगों का अलग अलग भविष्य कैसे बता सकते हैं, जबकि कुंडली, अगर आप पर्टिकुलर कुंडली की बात करें, वहाँ पे तो कितने देर में ही कितना कुछ बदल जाता है। तो ये कहना कि वो, अब मैं कह नहीं सकता उसको पर्टिकुलरली हम लाएंगे कि नहीं ऑकल्ट में, पर जो भी विद्याएं हैं, गुप्त प्रकार की विद्याएं हैं, वो आप यहाँ पे सीख पाएंगे। उसमें सीखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। 43rd पॉइंट, अगला पॉइंट, आपको ना, एक तो मैंने कहा आप अपनी एबिलिटीज़ जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। यहाँ पे आपका भरोसा बहुत बढ़ जाएगा अपनी एबिलिटीज़ पर। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, 11वें से दूसरे भाव में है, दूसरे भाव से 11वें भाव में है, यानी कि ये एक प्रकार से गुप्त धन और विदेश से धन का लाभ दिखाता है कि अचानक से गुप्त धन बढ़ेगा, विदेश से आपका लाभ मिलेगा। तीसरे भाव से 10वें में है, अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो स्किल्स से बहुत लाभ प्राप्त होगा। चौथे से नवम में है, अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। और कोई सेल भी करना चाहते हैं इंडिया में या विदेश में प्रॉपर्टी, मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, अच्छा स्थान बनेगा। पंचम से अष्टम में है, अचानक से स्पेकुलेटिव मार्केट से आपको गेन होगी। सप्तम से छठे में है, लीगल केसेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छे, छठे से सप्तम में, सप्तम से छठे में नहीं,
छठे से सप्तम में है क्योंकि उसकी पूर्णता दिखाता है, तो लीगल केसेस में बहुत सफलता प्राप्त होगी। सातवें भाव से छठे में है, यानी कि बिजनेस में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कई प्रकार की वो दूर होंगी, नए रास्ते प्राप्त होंगे। अष्टम से पंचम में है, जो मैंने अभी कहा, गुप्त धन और ऑकल्ट दोनों में वृद्धि होगी। नवम से चौथे में है, तो एक प्रकार से आपके फादर को भी कोई धन का लाभ अचानक से, या उनको भी कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या प्रॉपर्टी संबंधित कार्य उनके पूरे हो सकते हैं। बेचने भी है अगर आपके फादर कोई प्रॉपर्टी, उसके लिए भी अच्छा योग है। और 10वें से तीसरे में है, यानी कि अपनी स्किल्स, जो आपके करियर के स्किल्स हैं, जो आपने सीखी हुई हैं और जो सीखेंगे, उनके द्वारा भी बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि राहु पर शनि का प्रभाव भी होगा और शनि पर राहु पर प्रभाव भी होगा। मैं एक संयुक्त वीडियो भी बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने, जहाँ पे राहु केतु बृहस्पति शनि सबके जो साथ में प्रभाव है उस पर मैं उसको अंकित करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखें तो राहु शनि की राशि में और शनि लग्न भाव में है। ये कॉम्बिनेशन देखिए कि लाभ स्थान, व्यय स्थान और लग्न ये साथ में कंबाइंड हो रहे हैं। अब व्यय भाव खर्चा दिखाता है, पर जैसा मैंने कहा राहु अपने ऊपर खर्चा करवाएगा, तो ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन को सच में एंजॉय कर पाएंगे। आप अपनी ज़रूरतों पर, अपनी इच्छाओं पर खर्चा करेंगे, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है। ये एक प्रकार से 11वें से दूसरा उसकी पूर्ति दिखाता है, भोग दिखाता है। और क्योंकि शनि लग्न में है, तो आपके मन में क्लैरिटी भी हो जाएगी। आप ना लोगों को दूर करना शुरू कर दें यहाँ से। 12वें घर के राहु लग्न में शनि, और राहु शनि के प्रभाव में है, ये आइसोलेशन दिखाते हैं। तो ना एक प्रकार से आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे कि भाड़ में जाए दुनियादारी, कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो करूँगा जो मुझे पता है, मैं वो करूँगा या करूँगी जिससे मुझे लाभ प्राप्त होता है, मैं वो करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए अच्छा है। और ये जो राहु और शनि का प्रभाव, जैसे हमने शुरू में कहा था, 2-12 की एक्सेस जो बन रही है ना, ये बहुत बड़े चेंजेस लाने में आपको हेल्प करेगी। आप बहुत प्रैक्टिकल वे में, मे बी सेल्फ सेंटर्ड एज वेल एज सेल्फिश वे में, जो कि आज के टाइम में बुरा नहीं है, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। लाभ स्थान का 12वें घर का कॉम्बिनेशन और लग्न का कॉम्बिनेशन, यानी कि गुप्त धन भी बढ़ेगा, विदेश से भी धन बढ़ेगा। और क्योंकि शनि लग्न में है, जो ऑर्गेनाइज करेंगे, 12वें घर के राहु, जैसे मैंने कहा, थोड़ा आपको मेथोडिकल बनाते हैं। तो ये दोनों ही जो एरियाज़ हैं बहुत अच्छे आपके लिए संयुक्त रूप से रिजल्ट लेकर आएंगे। और ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाता है। तो राहु पर शनि का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा है। और ये राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये पुनः कहूँगा विदेश में ऐसे लोगों का नाम बहुत ज़्यादा बनता है। अब राहु महाराज की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। राहु की 2 दृष्टियां हैं, चौथे और अष्टम भाव पर पड़ेगी। उनकी 5वीं चौथे पर, 9वीं अष्टम पर। चौथे घर पर राहु का प्रभाव प्रॉपर्टी इंक्रीज दिखा रहा है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टीज़ का होता है। तो राहु वृद्धि करवाते हैं। मैंने प्रॉपर्टी सेल की बात करी, हो सकता है आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी बिक जाए और वो बिक कर फिर आपको और भी नई प्रॉपर्टी लेने का मौका मिलेगा। या अगर अर्निंग अच्छी है तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आप इस 18 महीने में खरीद पाएंगे। कभी कभी होता है व्यक्ति के पास पैसा होता है, लेकिन उसको ना प्रॉपर्टी खरीदने का मौका नहीं मिलता। आज के टाइम में जब पता नहीं कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही है कि नहीं है। कई लोग इतने पैसे उनके फंसे हुए हैं प्रॉपर्टीज़ में, बिल्डर ने सपने दिखाए दुनिया भर के। मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर्टीज़ में। कई लोग तो बहुत 2012 के पैसे लगाए हुए हैं, दिए हुए हैं, पूरे 90% पैसा दिया हुआ है, अब तक उनको पोजेशन नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे वो मौका आपको मिलेगा जब आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ में पैसा इन्वेस्ट करने का अवसर मिलेगा। मल्टीप्लाई हो सकती हैं प्रॉपर्टीज़। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, राहु का प्रभाव आ गया। और अपने घर के मॉडिफिकेशन का टाइम है। आप देखेंगे कई लोग ना अपने घर को मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे। कभी कोई किचन में बदलाव कर रहा है, कोई कभी बाथरूम में बदलाव कर रहा है, कोई पूरा इंटीरियर बदल रहा है, कोई पूरा एक्सटीरियर बदल रहा है। और ब्यूटीफाई और मॉडर्न और प्रेजेंटेबल बनाने की आप अपने घर को कोशिश करेंगे। एंड सेम गोज विद द वाहन, यानी कि आप अपने नए, हो सकता है आप कोई पुरानी गाड़ी बेचकर कोई नया वाहन भी यहाँ पर ले। चौथे घर पर राहु का प्रभाव विदेश में सेटलमेंट भी दिखाता है। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। चौथे घर पर राहु का प्रभाव आपके इमोशनल कंट्रोल को भी दर्शाता है कि आप थोड़े से इमोशनली और कंट्रोल और में भी थोड़े से सेल्फिश भी हो सकते हैं, जो भी आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है। और एक प्रकार से चौथे घर पर राहु का प्रभाव फैमिली के साथ बहुत सारे धार्मिक स्थलों के दर्शन दिखाता है। मैं हमेशा कहता हूँ राहु
गंगा स्नान करवाते हैं। और चौथे घर पर राहु का प्रभाव फैमिली के साथ विदेश में सेटलमेंट और फैमिली के साथ विदेश में ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो एक प्रकार से राहु का चौथे घर पर प्रभाव बहुत अच्छा है। भौतिक सुखों की वृद्धि, प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कई लोग विदेश में रहते हैं, कई बार कंसल्टेशन में पूछते हैं कि भाई पैसा है इंडिया में लगाऊं या विदेश में लगाऊं, तो ये वो टाइम है जब आप अगर विदेश में है और विदेश में ही पैसा लगाने का मौका मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 10वें से सप्तम भाव है जहाँ पे राहु की दृष्टि यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त होगा। राहु का एक प्रभाव अष्टम पर 12वें 8वें का मिलन यानी कि गुप्त धन, गुप्त विद्याएं सब में बढ़ोतरी होगी। इंट्यूशन, अलग ही लेवल की इंट्यूशन, सडन पॉपुलैरिटी, 4 8 12 का प्रभाव, चौथा भाव भी पॉपुलैरिटी दिखाता है। बड़े स्तर पर जो लोकप्रिय नेता होते हैं ना, उनकी चौथा भाव देखा कीजिए, चौथा भाव या चौथे भाव का स्वामी, कहीं ना कहीं उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे जब चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है, राहु 8वां हो रहा है, तो सडन पॉपुलैरिटी, सडन फेम, अपने काम के लिए, अपनी विद्याओं के लिए, अपने नॉलेज के लिए आपको फेम प्राप्त होगी। गुप्त साधनाएं दिखाता है, गुप्त धन, अचानक से बड़ा धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है और नए रास्ते दिखाता है। अष्टम भावना आपको जीवन में वो रास्ते दिखाएगा जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं था, फिर आपको पता चलेगा हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो 8वें भाव पर राहु की दृष्टि इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर, साइकोलॉजिकल स्किल, साइकोलॉजिकली साइकिक स्किल्स, इन सब में बहुत आपको ग्रोथ करवाएगा और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का अवसर दिलाएगा। करियर की तरफ चलते हैं। 12वें घर में राहु का आना ही विदेश में जॉब का योग बना देता है, क्योंकि विदेश जाने के या विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलती है। तो जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में ही जॉब करते हैं, ये वो टाइम है जब सडन राइज दिखेगा आपको, बहुत ग्रोथ अपने करियर में, स्पेशली जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं या विदेश में ही काम करते हैं। 10वें से तीसरे में राहु है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्किल एनहेंस करेंगे आप, स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं उनको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। राहु का एक प्रभाव चौथे घर पर है जो 10वें से 7वां है। ये सडन रिकॉग्निशन, सडन फेम दिखाता है, सडन नाम बनता दिखाता है। और पुनः चौथे घर पर राहु यानी कि आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। कभी कभी ये होता है कि अपनी कंपनी के थ्रू ही विदेश में जाने का अवसर मिल सकता है। और जो लोग अपने स्थान को बदलना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपने एक जगह को छोड़कर, ये मैं विदेश की ही बात नहीं कर रहा, जनरली भी, वही कोई गुड़गांव में काम करता है, उसको लगता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे बेंगलोर में ज़्यादा मिलेगी, तो हो सकता है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करने का भी आपको अवसर प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत अच्छा। और राहु का प्रभाव एक अष्टम पर भी है जो 10वें से 11वां है। सडन पैसे की वृद्धि, आपको अपने पैसे की भी वृद्धि अचानक से देखने को मिलेगी। करियर में बहुत अच्छा प्रभाव है। अब राहु शनि का, या शनि कहिए, राहु का प्रभाव भी लेकर बैठे हैं आपके लग्न भाव में, तो उनकी दृष्टि 10वें घर पर है, तो ये जॉब चेंज का भी योग बना देता है, क्योंकि शनि का प्रभाव है जो लग्न में बैठकर 10वें को, राहु का प्रभाव 12वें घर से आ रहा है, तो इनडायरेक्टली शनि का प्रभाव राहु का एक इम्पैक्ट लेकर है, यानी कि जॉब चेंज करने का भी बहुत योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। और आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत नॉलेज गेन कर पाएंगे और बहुत तेज़ वृद्धि यहाँ पे होगी। अगर 12वें घर को देखें जहाँ पर राहु बैठे हैं, जो 10वें से उपचय भाव बना, यानी कि तीसरा भाव बना 10वें से, और उनकी दृष्टि 8वें पे है जो 10वें से 11वां है, पुनः ये एक उपचय भाव बना 10वें भाव से, यानी कि वृद्धि ही दिखा रहा है। आप देखेंगे जो आपके करियर में आपको ड्यू मिलना चाहिए ना, कि हाँ मैंने मेहनत करी है पर अभी तक उसका कुछ ड्यू नहीं मिला मुझे, ये वो टाइम है जब आपको अपनी मेहनत का ड्यू मिलेगा। बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? थोड़ा सा एक वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा। होता भी, अगर हम करियर में आगे बढ़ते तो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है वो, और मिसकम्युनिकेशन कार्य क्षेत्र में ये बहुत होंगे। कौन कौन से एरियाज राइज करेंगे? आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मशीन लर्निंग का आपका कार्य है, एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, विदेश संबंधित कुछ काम करते हैं, इमिग्रेशन से संबंधित काम है, रियल एस्टेट में आप काम करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ भी रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, सर्जन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं मेडिसिन में, अगर आप हड्डियों के डॉक्टर हैं, अगर आप आँखों के डॉक्टर हैं, अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल फील्ड में इसमें बहुत लाभ मिलेगा। इन सारे ही एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप बायोटेक, केमिकल, केमिस्ट्री, इनसे भी जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो भी आपको
बहुत लाभ होगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, राहु जो है वो सप्तम से छठे में बैठे हैं। ये सबसे पहले बता रहा है कि आपके बिजनेस में कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, कोई दुविधाएं आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कि भाई बढ़ना चाह रहे हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, कैपेबिलिटीज़ भी है, बस कहीं ना कहीं रास्ता अटक जाता है। तो वो आपको अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सप्तम से छठे में है, लग्न से 12वें में है, ये चेंजेस दिखाता है। तो आप अपने बिजनेस को टेक्निकली एडवांस कर पाएंगे, बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे, बिजनेस में नए इक्विपमेंट्स, नए सॉफ्टवेयर्स, इनका उपयोग कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। राहु का प्रभाव चौथे घर पर है जो 7वें से 10वां है। निरंतरता से नया काम, निरंतरता से बड़ा काम, विदेश से काम, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा मौका है। उनका एक प्रभाव अष्टम पर है जो 7वें से दूसरा है, यानी कि धन की वृद्धि बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त धन हो, विदेश से धन हो, बिजनेस की ग्रोथ हो। सप्तम से दूसरा बिजनेस की ग्रोथ दिखाता है, यानी कि बिजनेस में भी आपको ग्रोथ यहाँ पर प्राप्त होगी। तो एक प्रकार से ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस एक चीज़ कहूँगा, ओवर एक्साइटमेंट रहेगी और ओवर एक्सपेंडिचर रहेंगी। इन दोनों ही ओवर वाली चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राहु का प्रभाव शनिदेव पर भी है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। राहु जो शनिदेव है, राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं। अब शनि खुद 11वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर को देख रहे हैं, और राहु का प्रभाव आ गया 12वें घर के में जो बैठे हैं, तो विदेश से पैसा आता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि राहु का प्रभाव और 11वें घर के स्वामित्व शनि के पास है, यानी कि एक्सपैंड, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका जितना अब आपको मिलेगा शायद दोबारा नहीं मिलेगा, या फिर आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा, या फिर कहिए कि अभी के लिए बात करें बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। कौन कौन से बिजनेसेस राइज करेंगे? अगर आपका इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल चीज़ों से जुड़ी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़ी, मशीनरी से जुड़ी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, इमिग्रेशन का ही काम है, विदेश में भेजते हैं आप लोगों को, या विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ भी जहाँ पे विदेश में डीलिंग आ गई, फार्मा इंडस्ट्री में है, दवाइयों से संबंधित काम करते हैं, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ा काम करते हैं, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप रियल एस्टेट में हैं, इसमें भी, रियल एस्टेट में भी अगर आप विदेश संबंधित कोई आपका काम है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इंडिया के बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो दुबई में जाकर काम कर रहे हैं, वो इंडिया के लोगों को दुबई में इन्वेस्ट करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हो रहा है कि दुबई में भी बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो जिसका पास पैसा है वो कहता है भाई इंडिया में क्यों लगाऊं, मैं ज़्यादा ही पैसा लगा, मैं दुबई में लगा देता हूँ। तो वो चीज़ें भी हो रही है। तो एक प्रकार से रियल एस्टेट नॉर्मली भी यहाँ पे बहुत ग्रो करने का मौका मिलेगा। अगर आपका माइनिंग का कुछ काम है, इसमें बहुत मौका मिलेगा। केमिकल से जुड़ा काम है आपका, बहुत अवसर प्राप्त होंगे। डिटेक्टिव एजेंसी है आपकी, बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। इवेंट मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल से जुड़ा कुछ काम है आपका, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये सारे ही एरियाज़ हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो सारे ही एरियाज़ हैं, इसमें आपको आगे बढ़ने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। बहुत अच्छा नहीं प्रभाव है, क्योंकि पंचम से अष्टम में राहु आ गए, अचानक से ना परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप देखेंगे कई ऐसे रिलेशनशिप जो ठीक ठाक चल रहे थे, उनमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी, और एक अनइवननेस में भी फ्यूचर कम दिखेगा आपको अपने पार्टनर के साथ। राहु का प्रभाव चौथे पर है जो पंचम से 12वां है। ये सडन एंड ऑफ रिलेशनशिप दिखाता है। कई रिलेशनशिप अचानक से खत्म हो जाएगा, अचानक से इन द सेंस कि कोई ऐसी, मैंने कहा, नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी, माइंडसेट चेंज होंगे, उसके कारण ये चीज़ें प्रभावित करेंगी। राहु का एक प्रभाव अष्टम पर भी है जो पंचम से चौथा है, यानी कि इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है। इमोशनल लेवल पर चीज़ें चेंज होंगी। होता है कि भाई 2-3 साल साथ में रहे, शुरू में अट्रैक्शन थी, फिर पता चला दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है, और फिर चीज़ें बदलना शुरू होगी। तो रिलेशनशिप के लिए एज सच डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी राहु का प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ रहा। देखिए, शनि का प्रभाव भी पड़ ही रहा है सप्तम पर ऑलरेडी। अब मैंने कहा शनि राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं, तो राहु 12वें घर में है, ऑलरेडी ये अंत दिखाता है। शनि का प्रभाव 7 में पड़ रहा है, तो बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से राहु की दृष्टि चौथे घर पे, जो फैमिली का भाव है, इमोशंस का भाव है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। इन लॉज बहुत तंग करने वाले, अगले 1.5 साल इन लॉज बहुत तंग करेंगे, या कहिए उनसे मतभेद बहुत होंगे, उनके कारण दिक्कतें बहुत होंगी।
और राहु का प्रभाव अष्टम पर भी है, जो मांगल्य स्थान है, सप्तम से दूसरा है। यानी कि ना ये ऐसे ऐसे मौके होते हैं जब एक तो शनि का प्रभाव है जो आइसोलेट करेगा, जो इमोशनल लेवल पे दूरियां लाएगा। राहु का प्रभाव भी आ गया, यानी कि ना आपको अपना पार्टनर अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि भाई मैंने गलती कर दी इस व्यक्ति के साथ रहकर। ये सबके साथ ऑब्वियसली नहीं होगा, पर अगर कुंडली खराब है, शादी से संबंधित बहुत बुरे दोष बने हुए हैं, पाप कर्तरी में सप्तम भाव है, सप्तम में बहुत क्रूर ग्रह बैठे हैं, नवांश कुंडली में प्रभाव आ रहा है, दारा कारक बहुत खराब है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। मैंने कहा ये जो भी राशिफल होते हैं ये सामान्य आधार पर ही दे सकते हैं, कुंडली में चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर अब कैसे समझे भाई, ऑलरेडी अगर मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प आउट। हाँ, अगर बहुत दिक्कतें नहीं है मैरिड लाइफ में तो थोड़ा प्रभाव होगा, बहुत बुरा नहीं। पर अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में तो समझ के रहिए कि कुंडली में कोई प्रॉब्लम होगी, और अब जो ये गोचर हो रहा है कोई फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। विद्यार्थियों की तरफ चलते हैं। ऑलरेडी 12वें घर में जब राहु आए हैं तो विदेश जाने में तो मौका मिल ही जाता, जाने का मौका मिल ही जाता है। तो स्टूडेंट जो विदेश में जाने के इच्छुक है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो केतु भी छठे घर में आ जाएंगे, मैं ज़्यादा भी चर्चा करूँगा नहीं, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और राहु का 12वें घर से चौथे घर को देखना है, जो कि 5वें से 12वां है, तो विदेश जाने का या कुछ बड़े बदलाव लाने का यहाँ पे भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ ही राहु का प्रभाव अष्टम पर भी है, तो ये रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रिसर्च करते हैं, विदेश में रिसर्च करना चाहते हैं, विदेश में कोई स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं, कोई विदेश में फर्दर स्टडीज़ का ट्राई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो राहु का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। बस ये ध्यान दीजिएगा, राहु का प्रभाव अष्टम में है। कभी कभी बच्चा क्या करता है ना कि वो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि व्यर्थ की चीज़ों में ध्यान देना। उससे बचा लिया आपने अपने आप को तो बहुत आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहला बुरी संगत। 12वें घर के राहु कभी कभी बुरी संगत करवाते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अवैध संबंध। 12वें घर के राहु आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड लाइफ में, दोनों में ही ना अवैध संबंध कायम करवाते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ना ही जाए उस साइड। एक और, जैसे मैंने कहा था ना, कंडीशनल चीज़ें कि लोन खत्म करेंगे, जिनका यहाँ पे ना कुछ ऐसे जैसे राहु की ही अंतर्दशा है, जो राहु अच्छी जगह बैठे नहीं है, 8वें घर में बैठे हैं या फिर दूसरे घर में बैठे हैं, नहीं दूसरे नहीं सॉरी 8वें घर में बैठे हैं या फिर 11वें या 12वें घर में बैठे हैं, और शुक्र भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हो सकता है लोग ना फालतू में दिखावे के लिए लोन लेना शुरू कर दें कि भाई मुझे दिखाना है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं लोन ले लूँगा। उस चक्कर में कभी कभी वो अपनी लिमिट से बाहर जाकर पैसा खर्च करते हैं, लोन लेते हैं। अगला पॉइंट यही है, खर्चीला स्वभाव बहुत बन जाएगा। मैंने कहा कि अपने ऊपर खर्च कीजिए बिल्कुल, लेकिन एक उसमें भी पता होना चाहिए कि अपना दायरा क्या है। जब तक अपना दायरा पता है बिल्कुल कीजिए। 5वां पॉइंट, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, पर अगर भाई आपने ऐसा कोई काम किया है कि आपके ऊपर कोई बहुत तगड़ा क्रिमिनल केस चल रहा है और आपको पता है कि आपने गलत किया है और आपको पता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे कारावास का, क्योंकि 12वें घर के राहु कारावास का योग बनाते हैं। मैंने कहा सबके लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं मीन वाले, पर अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगला पॉइंट, तंत्र का प्रभाव देखा जाता है यहाँ पे। हो सकता है आपके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया हो जाए, बहुत केयरफुल रहेगा। अगला पॉइंट, कभी कभी ना यहाँ पे लोगों के साथ बहुत हॉरर एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ दिख गया, कुछ अनुभव हो गया। अब ये चीज़ें ना उन्हीं को समझ आती है जिनको दिखता है। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझा। कुछ लोगों को बहुत डर सा लगता है, बहुत हॉरर एक्सपीरियंस, रात को चीज़ें दिखती है, कहीं पे कुछ चलता हुआ दिख जाता है, या कभी कभी तो कुछ सामने ही दिख जाता है। मैंने कहा सबके साथ नहीं होता, पर जिसके साथ होता है उसको फिर समझना। हेलुसिनेशन कुछ लोग बोल देते हैं, पर जो सच में इन चीज़ों के प्रभाव में आता है उनको फिर उसका अनुभव अलग ही स्तर पर होता है। कई बार बहुत मेंटली डिल्यूजन रहेंगे कि ना ये होगा होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। स्पेशली अगर आपके चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो लोग बहुत डिल्यूजनल से हो जाएंगे। एक चीज़ जो मैंने कहा था ना कि साधना मत, यहाँ पे कभी कभी लोग ना बहुत उग्रता और बल्कि उससे भी ज़्यादा आगे भूत प्रेत की साधना करते हैं, कई ऐसी चीज़ों की साधना करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। कई लोग डाकिनी की साधना करते हैं, कई लोग उग्र चंडालिनी साधनाएं होती हैं वो करते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ नहीं करनी चाहिए। क्या चाहिए आपको इनसे? वो बहुत तीक्ष्ण साधनाएं हैं। और आजकल तो क्या हो रहा है ना कि हर कोई आकर पॉडकास्ट पर कुछ भी बोलते जा रहा है। मैं कई बार बता रहा हूँ, लोग उन देवी देवताओं की साधनाएं बता रहे हैं जिनके खुद नाम नहीं सही ले पा रहे हैं। एक लेडीज़ हैं
जो बहुत सालों पहले मैं उनको देखता था वो खुद प्रेत बनती थी, मतलब वो प्रेत थी, अपने आप को प्रेत बोलती थी। आज वो बैठ के साधनाएं सिखा रही। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो जाता है मुझे समझ नहीं आता कि जो आप पहले प्रेत थी और आज की डेट में आप साधनाएं सिखा रही हैं। तो खैर अलग चीज़ है, बस मेरा कहने का मतलब है कि आप बहुत तीक्ष्ण साधनाएं, डाकिनी, शाकिनी, उग्र बहुत प्रकार की साधनाएं होती है, अप्सरा साधना कुछ लोग करना, मत कीजिए, मत कीजिए। बहुत बहुत बुरे रिजल्ट मैंने देखे हैं, मत कीजिएगा। और इस प्रकार की साधनाओं के फल में भी शुरू में मिल जाए, जो बाद में होता है ना, वो व्यक्ति खुद जानता है उसको क्या क्या डील करना पड़ता है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे यूजलेस चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे जिनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। कुछ लोगों को घर से दूर जाना पड़ेगा जबरन, मतलब कि वो चाहते नहीं। अब मैंने कहा कई लोग जो चाहते थे उनको तो मौका मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को अचानक ऐसा ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ पे वो जाना नहीं चाहते थे, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। मिसकम्युनिकेशन फैमिली में बहुत रहेगी। और दूसरों को ना नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। ये प्रभाव ऐसे राहु का होता है कभी कभी, इससे अपने आप को दूर रखिएगा। और कुछ लोग खुद को बहुत सुपीरियर समझेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। कुछ लोग वार्निंग्स को इग्नोर कर देंगे कि ना कभी भी दिखता है कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देंगे, ये भी गलत है। और राहु 12वें घर के काम वासना बहुत बढ़ाते हैं, और जब कोई भी इस प्रकार की चीज़ें में वृद्धि होती है तो हमारा ध्यान भटकता है। तो अपने आप को इन सारी ही चीज़ों से दूर करने की कोशिश कीजिएगा। 12वें घर के राहु पसलियों की प्रॉब्लम देते हैं, जो पसलियों का एरिया होता है उससे संबंधित कोई दिक्कत देते हैं। हृदय संबंधित रोग देते हैं, चौथे घर पर उनका क्योंकि प्रभाव है। नेत्र रोग देते हैं, पैर में चोट लगती है, पैर में कोई ना कोई दिक्कत आती है। मानसिक लेवल पर सर्वदा चिंतित, अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है कुंडली में तो व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, विदाउट एनी रीजन चिंता में ही ग्रसित रहेगा। स्लीप डिसऑर्डर 100% अधिकतम लोगों को देखने को मिलेंगे। गाउट की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड बढ़ता है तो कभी कभी जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, कुछ प्रकार की चीज़ें होती हैं, गाउट जिसको कहते हैं, जितना मुझे आइडिया है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है व्यक्ति को। अगर आपकी फैमिली में कार्डियक की हिस्ट्री रही है, केयरफुल रहेगा इस टाइम में, स्पेशली अगर एज भी ज़्यादा है। खैर आजकल तो बच्चों को कार्डियक आ रहे हैं, कभी कभी बहुत यंग एज में बच्चों को आ रहे हैं, लेकिन केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष का यही फायदा है कि अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करें और केयरफुल रहें। मेंटल इमोशनल लेवल पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अनीमिया की प्रॉब्लम, कुछ लोगों को सिजोफ्रेनिया तक की चीज़ें हो सकती हैं, स्पेशली अगर जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी कोई इस प्रकार के रोग है तो यहाँ पे और एलिवेट होती हैं चीज़ें। फैमिली में कई बार हिस्ट्री होती है, किसी एक को सिजोफ्रेनिया का इशू है तो बच्चों में भी वो चीज़ें आगे आ जाती हैं। अल्सर्स की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, किडनी संबंधित रोग तंग करते हैं। इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम महिलाओं में, प्रोस्टेट पुरुषों में। हर्निया की प्रॉब्लम, स्प्लीन की प्रॉब्लम आती है कभी कभी। और इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है ना, उसको बहुत ध्यान, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। 5 प्रकार के उपाय हैं, सारे ही करने हैं। कितनी बार करने हैं बताता चलूँगा। कब से करने हैं, जब भी वीडियो देखें उसकी अगली बार जब भी वो तिथि आती है कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे ये सारे उपाय कर सकते हैं, कर लीजिएगा। वरना इंडिया में किसी को बोलकर अपने नाम से संकल्प दिलवा कर कर सकते हैं। पहला उपाय 3 अमावस्या करना है। दुर्गा मंदिर में जाकर आपको 3 अमावस्या, तो ऑलमोस्ट 3 महीने चलेगा उपाय, क्योंकि महीने में एक ही बार अमावस्या आती है। माता के मंदिर में, दुर्गा मंदिर में आपको एक जटा वाला नारियल जिसपे एक काली डोरी कोई बांधी हो आपने और एक काजल का तिलक लगाया हो, ये अर्पण करके आना है और वहाँ बैठकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। अगला उपाय 3 मंगलवार करना है। आपको कार्तिक जी का दूध से अभिषेक करना है, पीले पुष्प अर्पण करने हैं, और इसके साथ ही उनको फलों का भोग लगाना है 2 प्रकार के, और ओम संभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। कार्तिक जी का मंदिर नॉर्थ इंडिया में अलग से नहीं मिलेगा, साउथ इंडिया में कई जगह पे मिलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो शिव परिवार है उसमें हमेशा कार्तिक जी होते ही हैं। तीसरा उपाय, काली मंदिर जाकर, काली माता के मंदिर, एक अमावस्या की रात को 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करके आइएगा। इसमें पीली सरसों और कुछ गेहूं के दाने होने चाहिए। सिर्फ दीप प्रज्वलित करके माता को अर्पण करके आ जाना है, ना ही बैठना है ना ही कुछ और करना है। चौथा उपाय, ओल्ड एज होम में दवाइयों का या धन का दान कीजिएगा, ये एक बार ही करना है। अमावस्या वाला जो उपाय है माता का, काली माता का, वो भी एक ही बार करना है। दुर्गा जी का 3 बार करना है, काली माता वाला एक ही बार करना है। और अगला उपाय 4 पूर्णिमा करना है, यानी कि ऑलमोस्ट
आपका ये 4 महीने उपाय चल जाएगा। आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है, जिसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी हो। फिर गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, चंदन का विलेपन करना है महादेव पर, और ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके खीर का महादेव को भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।